अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना उस्ताद। आज हम चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हाउ स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, कि किस तरीके से हमारे पास जो मैटर की स्टेट्स हैं वो चेंज होती हैं। मींस लिक्विड गैसेस में, गैसेस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड्स में किस तरीके से ये चेंजेस जो हैं वो अक्कर होते हैं और कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है जैसे कि हमारे पास मैटर की स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे वट वी विल आल्सो सी व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इसी के साथ हम इवेपोरेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, हाउ इट इज़ अकर, इवेपोरेशन कैसे होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट द लास्ट वी विल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट दैट वाई इवेपोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट। तो आज के लेक्चर भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम चेंज इन स्टेट के बारे में देखेंगे, इवेपोरेशन के बारे में देखेंगे और डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। कि हमारे पास जो अगर हम बात करते हैं कि गर्मियों में क्लॉथ्स वगैरह जो हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर, तो ये भी देखेंगे ऐसा हमारे पास जो है ना वो क्यों होता है, या अक्सर जो है ना वो स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से जो है ना हमें ठंडक फील होती है, तो इसके पीछे के क्या रीज़न है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेंज इन स्टेट। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ चेंज इन स्टेट। इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर इज कॉल्ड एज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट से क्या मुराद है? जब भी हमारे पास मैटर की कोई एक फॉर्म जो है, कोई एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है, इसको हम नाम देते हैं चेंज इन स्टेट का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सॉलिड आइस क्यूब है, हम एक सॉलिड आइस क्यूब को लेते हैं, ठीक है, उसको हम जब हीट अप करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास लिक्विड के अंदर। जब उसको मज़ीद कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है गैस मॉलिक्यूल्स यानी वेपर्स के अंदर। ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, इसको हम नाम देते हैं चेंज इन स्टेट का नाम देते हैं। नाउ हाउ दिस चेंज अकर। अब कैसे हमारे पास जो स्टेट है वो चेंज होती है, याद रखिएगा ये हमारे पास बेसिक सिनेरियो है जिसको हम आगे भी जाकर देखेंगे। बाय एब्जॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी। याद रखिएगा जब भी कोई भी स्टेट हमारे पास या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, एनर्जी को जज़ब करे, या एनर्जी को लूज करे यानी एनर्जी को खारिज करे। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से और एनर्जी को खारिज करने से क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। जब कोई भी मैटर या कोई भी स्टेट जो है वो हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या लूज करता है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को ऑफ द मॉलिक्यूल्स को। अब यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। डैट कैन लीड टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ऑफ मैट चेंज होने का ताल्लुक जो है, मैटर की स्टेट के चेंज होने का ताल्लुक डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ है। और काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से और लूज करने से। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पर जो है ना वो मूव करना शुरू कर देंगे, जिसके दरमियान, जिसकी वजह से उनके दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाएगी। जब स्पेस क्रिएट हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। और हमें पता है लिक्विड्स के केस में मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, और सॉरी सॉलिड्स के केस में मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, और लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? हमारे पास लिक्विड में। और ये सारा किसकी बदौलत बदौलत हुआ है? हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करिए और स्पेस क्रिएट हो गई। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रिमेंबर, very important point, change in state of matter occurs when matter loses or absorbs energy। जब भी हमारे पास कोई भी मैटर जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को लूज करेगा, तभी हमारे पास स्टेट चेंज हो सकती है। अगर हमारे पास एक स्टेट, एक मैटर है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, एनर्जी को जज़ब भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे चेंज इन स्टेट नहीं आ सकता। चेंज इन स्टेट तभी आएगा जब हमारे पास या तो वो मैटर जो है एनर्जी को जज़ब करे या उसको जो है ना वो खारिज करे। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हेन ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब भी कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली।
मॉलिक्यूल जो हैं वो बड़ी तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं एंड हैंस नीड मोर स्पेस, और उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, एंड सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स अक्कर। अब देखें, जब हम किसी भी मटेरियल को, सब्सटेंस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान खाली जगह पैदा हो जाती है। खाली जगह पैदा होने की वजह से उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो पैदा हो जाती है, जिससे वो दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर होने की वजह से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक, या तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, या तो हमारे पास सब्सटेंस जो है वो एनर्जी को लूज़ करे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि व्हेन सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब वो हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब क्या होगा। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस, अब बात किसकी हो रही है, सॉलिड सब्सटेंस की, एब्जॉर्ब्स एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स मूव फार अपार्ट, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। इट चेंजेस इनटू लिक्विड, और जो सॉलिड है वो किस में तब्दील हो जाता है, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग। तो आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग क्या है, तो मेल्टिंग सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर बाय हीटिंग। हीटिंग की वजह से सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग का। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, व्हेन अ लिक्विड सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अब हमने देखा था कि सॉलिड जो है उसको हमने गर्म किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम लिक्विड को एनर्जी देंगे, एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करे, इट्स मॉलिक्यूल्स लीड्स टू लार्ज सेपरेशन, उसके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा सेपरेट हो जाएंगे, एंड द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। और जो लिक्विड है, अब हमारे पास जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है गैस में, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बॉइलिंग का। तो आपसे पूछा जाए बॉइलिंग क्या है, तो बॉइलिंग सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक लिक्विड जो है उसको हीट अप करने से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हेन सब्सटेंस लूज एनर्जी, जब हमारे पास सब्सटेंस जो है वो एनर्जी को लूज करता है, खारिज करता है, तब हमारे पास क्या क्या फिनोमिना देखने को मिलेगा। बाय लूजिंग एनर्जी, जब हमारे पास एटम जो है वो एनर्जी का लूज करेंगे, दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल स्लो डाउन, वो पहले वो तेज़ी से हरकत कर रहे थे वो आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगे, एंड हैंस देयर इज़ लेस स्पेस, जिसकी वजह से उनके दरमियान खाली जगह कम हो जाएगी, एंड सेपरेशन बिटवीन दैम वो भी कम होगी। इट मे लीड टू टर्न अ गैस इनटू लिक्विड। तो सबसे पहले हमारे पास खाली जगह, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, पहले ये बड़ी तेज़ी से हरकत कर रहे थे तो इनके दरमियान खाली जगह बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने आहिस्ता मूव किया तो इनके दरमियान स्पेसिस क्या हो गई, कम हो गई। कम होने की वजह से ये गैसीय स्टेट से किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमारे पास लिक्विड में। अब ये क्या हो रहा है, ऑपोजिट चल रहा है, पहले लिक्विड गैस में गया था, अब गैस जो है वो लिक्विड में आ रहा है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। व्हाट इज मिंट बाय कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है कि वाटर वेपर्स का या गैस का दोबारा कन्वर्ट होना किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, बाय रिमूविंग द हीट। जब हमारे पास हीट जो है ना वो रिमूव हो जाती है तब हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। बाय लूजिंग मोर एनर्जी द लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मज़ीद उसको ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है अगेन सॉलिड के अंदर। तो रिवर्स प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सॉलिडिफिकेशन का। तो सॉलिडिफिकेशन क्या है, सिंपल कि हमारे पास लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो ये था हमारे पास चेंज इन स्टेट, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को देखा। अब हम एक जो कॉन्सेप्ट डायग्राम है उसको स्टडी करते हैं कि बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट डायग्राम क्या है, क्या किन चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर रही है। कॉन्सेप्ट डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें, जब हम मैटर को, ये यहाँ इस साइड पे एनर्जी इंक्रीजिंग है, एनर्जी जो है ना वो इंक्रीजिंग है, और इस साइड पे एनर्जी जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, जब हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़ होगी, सॉलिड्स के एटम्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग का, जिसको हमने पीछे भी पढ़ा था। फिर मज़ीद लिक्विड्स को हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेटिंग, जिसको हम नाम देते हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो कंडेंसेशन हो जाती है। ठीक है, नीचे आने का मतलब एनर्जी लूज़ हो रही है। लिक्विड को मज़ीद
एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो फ्रीजिंग के तौर पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर। सॉलिडिफिकेशन का दूसरा नाम ही हमारे पास जो है ना वो फ्रीजिंग है, कि हमारे पास लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में ये पूछा जाता है कि इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। हमारे पास कौन इवेपोरेशन क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द नेचुरल प्रोसेस बाय विच आ लिक्विड, द नेचुरल प्रोसेस बाय विच आ लिक्विड चेंजेस इनटू आ गैस और वेपर्स। ऐसा कुदरती अमल, देखें इवेपोरेशन हमारे पास एक कुदरती अमल है। इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में यही डिफरेंस है कि बॉइलिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, खास टेम्परेचर। और इवेपोरेशन जो है ये हमारे पास किसी खास टेम्परेचर पर नहीं होता, इसके लिए आप किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकती है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। द नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस और वेपर्स, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इट्स सरफेस, मतलब एट इट्स सरफेस, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल वाटर है, ये हमारे पास वाटर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है जार के अंदर। तो इवेपोरेशन क्या है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स का, सरफेस के मॉलिक्यूल्स का कुदरती तौर पर गैस में कन्वर्ट हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, विदाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग किए बगैर, इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। कि इवेपोरेशन क्या है, एक कुदरती अमल है जिसमें जो सरफेस पे पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बगैर उसको हीट किए या बॉयल किए वगैरह। एक्सप्लेनेशन, व्हेन अ लिक्विड गेट्स हीट, जब भी हमारे पास जो कोई भी लिक्विड है वो सराउंडिंग से हीट लेता है द मॉलिक्यूल्स एट इट्स सरफेस गेन्स एनर्जी, जो उसके सरफेस पे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास सरफेस पे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ये बॉटम में और ये हमारे पास सरफेस है। तो सरफेस पे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, क्योंकि सनलाइट्स आ रही होती हैं, वो इनको क्या करती हैं, वो इनको हीट अप करती हैं। उनको हीट अप करने से क्या होता है, कुछ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाने की वजह से वो इस लिक्विड से एस्केप कर जाते हैं, एयर में, हवा में एस्केप कर जाते हैं एज ए वेपर के तौर पर। सो व्हेन अ लिक्विड गेट्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, द मॉलिक्यूल्स एट इट्स सरफेस गेन्स एनर्जी, वो एनर्जी हासिल करते हैं, एंड एस्केप इनटू द एयर एज ए वेपर, और वो हवा में वेपर्स की सूरत में तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना वो फर्श के ऊपर जो है ना पानी गिर जाता है, तो वो पानी अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई वो पानी जाता किधर है, तो वो पानी जाता कहीं पे नहीं है, इट ग्रेजुअली डिसअपियर्स, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है एज इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स। क्योंकि सरफेस है, जाहिर बात है, जब सरफेस गर्म होगी तो सरफेस गर्म होने की वजह से उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ पानी जो है वो भी वेपर्स की शक्ल में उड़ जाएगा, भाप की सूरत में सरफेस से निकल जाएगा। दिस प्रोसेस प्लेज की रोल इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेचर, ये जो तरीक़ेकार है इवेपोरेशन का, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में भी और कुदरत में भी। इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लॉथ्स, इसी की बदौलत हम जो गीले कपड़े हैं उनको खुश्क कर पाते हैं, एंड कूलिंग ओवर बॉडीज थ्रू स्वेटिंग, और यही वजह है कि जब हमें हमारी बॉडी को पसीना आता है तो पसीना आने की वजह से हमें जो है ठंडक का एहसास होता है। आगे जाके हम दोनों को डिटेल में देखेंगे कैसे हमारे पास आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने इवेपोरेशन के हवाले से। नंबर 1 पॉइंट है, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, ये हर टेम्परेचर पे एक्ट हो सकता है। इवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर टू हीट द इंटायर लिक्विड, इवेपोरेशन के लिए हमें पूरे के पूरे लिक्विड को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिक्विड का हमारे पास जो सरफेस है अगर हम उसी को ही हीट प्रोवाइड करते हैं तो सरफेस से ही मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, बॉटम से मॉलिक्यूल एक्सपेक जो है ना एस्केप नहीं करते। इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर, ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है, इवेपोरेशन हमारे पास रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है। इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द वाटर, अब इवेपोरेशन कहाँ पे होती है, सरफेस ऑफ द वाटर पे होती है, ये भी बात याद रखनी है। तो ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या करेंगे, सेवरल की फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली और स्लोली इवेपोरेशन टेक प्लेस, ये फैक्टर्स हमें बताएंगे कि बेसिकली कितनी तेज़ी से या आहिस्ता से हमारे पास जो है ना इवेपोरेशन होगी या नहीं होगी। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर की बात करते हैं। व्हेन हीट इज़
एडिड, जब भी हम किसी भी सिस्टम में हीट प्रोवाइड करते हैं, द मॉलिक्यूल्स मूव मोर एनर्जेटिकली, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ देम एस्केपिंग इनटू द एयर एज ए वेपर, जिसकी वजह से उनका हवा में दाखिल होना या लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड के सरफेस से ये जार है हमारे पास, ठीक है, ये जार में ये वाटर पार्ट भरा भरा पड़ा है। जब हम इसको हीट ऐड करते हैं ना तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सरफेस को छोड़कर हवा में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज ए वेपर। यही बात यहाँ पे लिखी है। सो हायर द टेम्परेचर, सो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, अगर कम टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास कम एनर्जी मॉलिक्यूल्स तक पहुँचेगी और कम मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, और अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल्स तक जाएगी और ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस से एस्केप करेंगे। सो हायर द टेम्परेचर फास्टर इवेपोरेशन विल अक्कर, लो टेम्परेचर लो इवेपोरेशन, ये भी बात याद रखें। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया का क्या ताल्लुक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जार है, अब वो जार इस तरीके से कि वो एक जार जो है ना वो नैरो है, ठीक है, टॉल है और नैरो है, ये ले, ये जार टॉल है और इसके अंदर पानी भरा पड़ा है, और एक और है लेकिन वो वाइडर है, वाइडर है, ठीक है, और उसके अंदर भी सेम अमाउंट ऑफ पानी है, ये लंबा है, ये हमारे पास नैरो है, छोटा है, ठीक है। ए लार्ज सरफेस एरिया अलाउज मोर लिक्विड टू बी एक्सपोज टू द एयर, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो हवा में दाखिल होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? विच स्पीड्स अप इवेपोरेशन, जिसकी वजह से इवेपोरेशन बढ़ जाती है। अब ऐसा होता कैसे, ये देखें, अब ये हमारे पास ए जा रहा है, ये हमारे पास बी जा रहा है, ये हमारे पास इसका साइज़ हमारे पास बड़ा है लेकिन इसके अंदर वाटर जो है वो उतने लेवल का, इसका साइज़ हमारे पास छोटा है लेकिन वो मॉलिक्यूल्स का लेवल कम है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो एक जितने सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे बस वही एस्केप कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ़ सरफेस मॉलिक्यूल्स कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगी। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। सो यही एक सिंपल रीज़न है कि अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगी और ज़्यादा रेट पे होगी। फॉर एग्जांपल दी वाटर इन अ वाइड, वाइड मतलब ये बड़े वाली साइड में, ये वाला बी पार्ट, शैलो डिश विल इवेपोरेट क्विकर देन द सेम अमाउंट इन अ टॉल नैरो कंटेनर। ये दूसरा ए वाला टॉल और नैरो कंटेनर है, इसके अंदर इवेपोरेशन कम होगी और बी वाले के अंदर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास एयर मूवमेंट। अब जब हम इवेपोरेशन कर रहे होंगे या इवेपोरेशन हो रही होगी तो सारी बात है ऊपर कोई हवा की मूवमेंट भी होगी। अब वो मूवमेंट भी डिसाइड करती है कि इवेपोरेशन जल्दी होगी या कम होगी। अब ये कैसे डिसाइड करती है? देखें, ये हमारे पास वही जार हम ले लेते हैं, ठीक है, जार ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर हवा स्लोली, अब हवा का काम क्या है? विंड और एयर मूवमेंट हेल्प्स टू कैरी अवे द वेपर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हवा का काम सिर्फ इतना है कि हमारे पास सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके आ चुके हैं उनको वहाँ से एस्केप करके आगे लेके जाना, ठीक है। अब अगर हमारे पास हवा की स्पीड स्लो है तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं रहेंगे, जिससे हवा की सैचुरेशन बढ़ जाएगी। जब हवा की सैचुरेशन बढ़ जाएगी तो मज़ीद एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो वाटर वेपर्स हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो हवा के अंदर इंटर हो। सो इस वजह से अगर एयर मूवमेंट ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, तब हमारे पास वो प्रिवेंट करेगा सैचुरेशन से ऑफ अबव द एयर एंड लिक्विड्स एंड अलाउज मोर लिक्विड टू इवेपोरेट। जब हवा तेज़ी से हरकत करेगी तो हमारे पास सैचुरेशन कम होगी, सैचुरेशन कम होने से ज़्यादा वाटर वेपर्स जो हैं वो एस्केप हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अब हम इवेपोरेशन ही ऐसे इलाके में कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, सर्दी वाले इलाके में कर रहे हैं जहाँ पे हवा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमी है। इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, मतलब हाई ह्यूमिडिटी है, अगर वो मॉइस्चर से बड़ा पड़ा है, नमी से बड़ी पड़ी है, तो इवेपोरेशन स्लो डाउन, इवेपोरेशन कम हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एयर ऑलरेडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है। जब वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है तो वो मज़ीद वाटर वेपर्स को अलाउ नहीं करेगा। सो यही रीज़न है कि हमारे पास जो मॉइस्चर एयर है उसके अंदर इवेपोरेशन कम होती है। बट इन ड्राई एयर, अगर हमारे पास खुश्क हवा है, मीन्स जिसके अंदर एयर मॉलिक्यूल वाटर वेपर्स नहीं है,
द प्रोसेस अकर मोर रैपिडली बिकॉज द एयर कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर्स। यही रीज़न है कि हमारे पास वहाँ पे वाटर वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो एस्केप करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रैपिड हमारे पास इवेपोरेशन हो रही होगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड से क्या हमारा है, हमारे पास डिफरेंट नेचर के लिक्विड्स होते हैं। डिफरेंट लिक्विड्स इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हर मॉलिक्यूल हर जो लिक्विड है उसकी अपनी एक नेचर है। अपनी नेचर क्यों है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मेनली जो बेस करती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। जिन भी लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं उनको इवेपोरेट करना मुश्किल होता है, और जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कमज़ोर होती हैं उनको इवेपोरेट करना आसान। मिसाल के तौर पर अल्कोहल जो है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास क्या होती है, कम होती हैं, वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है देन दी वाटर, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है, लेकिन अल्कोहल्स के केस में ऐसा नहीं है। इट्स मॉलिक्यूल्स रिक्वायर लेस टू एस्केप इनटू द एयर। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको कम एनर्जी चाहिए होती है हवा में एस्केप होने के लिए। सिक्स्थ वन इज प्रेशर। प्रेशर प्रेशर का क्या ताल्लुक है, प्रेशर अलाउ करता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन इनहेंस वेपोरेशन। लो इवेपोरेशन प्रेशर, जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स ऊपर को जाएंगे, हाई प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स नीचे को आएंगे। तो इट मीन्स हमारे पास लो प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स ऊपर को जाएंगे। देयर इज लेस फोर्स पुशिंग डाउन टू दी लिक्विड सरफेस। अब जाहिर बात है अगर हमारे पास हम लिक्विड को इवेपोरेट कर रहे हैं लेकिन ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ आता है, फोर्स पुश करता है जिससे मॉलिक्यूल नीचे को आएंगे। लेकिन अगर ऊपर प्रेशर हमारे पास लो है तो मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है ऊपर प्रेशर कम है। प्रेशर डिफरेंस जो है वो डिसाइड करेगा वेदर द इवेपोरेशन विल फास्ट और स्लो। सो प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ वी आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इवेपोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट। हमारे पास इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट क्यों क्रिएट करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इवेपोरेशन काजेज करने वाले होते क्यों हैं। इवेपोरेशन काजेज ए कूलिंग इफेक्ट बिकॉज द मॉलिक्यूल्स डैट escape फ्रॉम द लिक्विड इनटू द एयर आर द हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इवेपोरेशन की कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो escape कर जाते हैं सरफेस से हवा के अंदर, जिसकी वजह से लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं। हाउ इट इज़ वर्क इन अ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं सबके पास। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द फास्टर मीन्स मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स escape फ्रॉम द लिक्विड्स सरफेस एंड बिकम्स वेपर। इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड की सरफेस से escape कर जाते हैं और वेपर बन जाते हैं। दीज escaping molecules टेक एनर्जी अवे विद them, जिसकी वजह से वो एनर्जी को अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड हैव अ लोअर कैनेटिक एनर्जी। अब जो पीछे मॉलिक्यूल रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल escape कर जाते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं। सिंस टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सो सिंस टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज कर गया, क्योंकि पीछे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं। लो एनर्जी मतलब लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मींस कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। यही वजह है कि जब भी इवेपोरेशन होती है तो क्या होता है कि हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। व्हेन स्वीट इवेपोरेट्स, जब भी पसीना आता है और हमारी स्किन से इवेपोरेट करता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम आवर बॉडी टू गेन द एनर्जी नीडेड टू चेंज इट इनटू द वेपर। वो हमारी बॉडी से एनर्जी को गेन करता है। गेन करने की क्यों गेन करता है, ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। अब जो वेपर्स हैं कन्वर्ट हो चुके होंगे एनर्जी लेके, वो स्केप कर जाएंगे, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स नीचे रह जाएंगे। एज हीट इज़ रिमूव्ड, जैसे ही हमारी स्किन से एनर्जी जो है वो हीट रिमूव हो जाती है, यू फील कूल, आपको ठंडा महसूस होता है।
यही वजह है कि पसीना जब इवेपोरेट होता है तो हमें क्या फ़ील होता है, ठंडक फ़ील होती है। इवेपोरेशन काजेज़ कूलिंग इफेक्ट को एक सिस्टमैटिक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास जो है ना वाटर है जिसके अंदर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर चुके हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो पीछे रह गए ये हमारे पास लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। चूँकि इनकी एनर्जी हाई है ये एस्केप कर जाएंगे। हाई एनर्जी मींस हाई टेम्परेचर, लो एनर्जी मींस लो टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे पीछे लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या पैदा होगा, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा चेंज ऑफ स्टेट के बारे में देखा और इवेपोरेशन के बारे में देखा। ठीक है, होप सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।